Good morning, students. I am Vikas Kumar Sharma. Now, welcome to our online BSc Intense Nursing Coaching, विनायक नर्सिंग कोचिंग। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में अपने जो फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने स्थिर विद्युतों में आवेश से चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने जो उस समय थी वो पढ़ी थी आवेशन की विधियाँ, कि किस प्रकार हम कोई भी चार्ज किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। घर्षण हो गई थी, प्रेरण हो गई थी अपनी, एक थी संपर्क विधि। ये जो टॉपिक है वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब आज का जो अपने आगे का जो टॉपिक है हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अब आज हम सबसे पहले आवेश के मात्रक के इनके हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो अपना आवेश है, अगर हम इसकी मात्रक की हम बात करें तो आवेश का मात्रक है कूलाम, ठीक है। ये वैज्ञानिक के थे कूलाम, उन वैज्ञानिक के समान में ही हम आवेश का जो मात्रक है वो हम कूलाम लिखते हैं, ठीक है। और ये आवेश का अगर इससे कोई बात की जाए कि सबसे छोटा मात्रक हो और सबसे छोटा है, अगर सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो वो है आपका फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन जो है, इसकी अगर आपको कभी एक फ्रैंकलिन की जैसे वैल्यू पूछ ली जाए तो वो होती है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। उसका जो वैल्यू होती है वो है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। आवेश का जो इसको हम कहते हैं, अगर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है आवेश की ऐसा मात्रक पत्ती में, तो इसका जो आवेश का जो मात्रक हो गया वो हो गया अपना कूलाम, ठीक है। फिर आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है उसका नाम है फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन की वैल्यू ये होती है। और अगर आपको पूछा जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फेराडे, और एक फेराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलाम। तो ये अब उसके मात्रक से रिलेटेड है, ठीक है। कूलाम मात्रक हो गया, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। अब एक दूसरी यहाँ से हम इसकी विमा की बात करते हैं, और एक मात्रक की हम यहाँ से बात करेंगे कि एक दूसरे किस प्रकार हम इससे निकाल सकते हैं। तो वो देखते हैं। देखो, एक धारा, विद्युत धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर, और धारा को ऐसा इन्हें अपनी मूल राशियों में मान रखा है। जैसे अपन एसआई में 7 मात्रक पत्तियां पढ़ते हैं, ठीक है। एसआई मात्रक पद्धति में 7 राशियों को मूल राशि माना गया है। उन 7 राशियों में एक है आपकी विद्युत धारा, इंग्लिश में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, ठीक है। वो हमें ऐसा यूनिट के अंदर मूल राशि मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर धारा की अगर अपन परिभाषा लिखें तो धारा होती है अपनी आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा का अगर हम फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर Q का एक सूत्र बनाए अपन इस Q का, तो Q का जो सूत्र हो गया, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। I इज इक्वल टू है आवेश प्रवाह की दर, तो I इज इक्वल टू आपका Q/T है, तो Q इज इक्वल टू आ गया IT। तो यहाँ से अगर इस सूत्र से हम एक और मात्रक बनाएं, तो I जो है इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और जो समय है T, समय का मात्रक हो गया अपना सेकंड। तो इस आवेश का जो मात्रक है वो क्या बन गया, एम्पियर गुणा सेकंड, और इस एम्पियर गुणा सेकंड को ही क्या कहा जाता है, कूलाम। एम्पियर गुणा सेकंड को हम क्या कह देते हैं, कूलाम कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी विमा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि आवेश की जो विमा क्या होती है, तो देखो
धारा की विमा होती है एम्पियर ए और समय की होती है टी। तो अगर इसकी विमा अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं A1T1, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि M0 है, L0 है, T की घात 1 है, A की घात 1 है। ये आवेश का विमीय सूत्र हो गया है, ठीक है। M0 L0 T1 A1, या अगर शॉर्ट में लिखें तो अपन ये भी लिख सकते हैं A1 T1। और एक मात्रक यहाँ से बनता है धारा से रिलेटेड, तो ये इसका मात्रक बन गया एम्पीयर गुणा सेकंड, और इसी से हम विमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आवेश से रिलेटेड हो गया। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई अगर एग्जाम्पल के अंदर के आवेश का जो वैल्यू है +5 कूलाम है, -5 कूलाम है, तो ये अपने सारे के सारे उससे रिलेटेड इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। कि ये प्लस का 5 कूलाम वो था इसका मात्रक। तो यहाँ से हम शॉर्ट में एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक है कूलाम, ठीक है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है उसको हम क्या कहेंगे? फेराडे। एक फेराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलाम, ठीक है। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है उसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन, और एक फ्रैंकलिन की जो वैल्यू है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। और इसके जब अपन कुछ प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में जो कुछ चीज़ें जो काम में आती है वो मेन चीज़ें की वैल्यू में आपको लिखवा देता हूँ कि चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो है 1.6 × 10 की घात - कूलाम, लेकिन ये होता है आपका ऋणात्मक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ऋणात्मक होता है, और उसका जो परिमाण है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है उसकी भी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन वो वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश है वो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। और दोनों का जो आवेश है उसका जो परिमाण है वो बराबर है दोनों का, ठीक है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और अगर आपको पूछ लिया जाए मास ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कितना है, तो वो वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। ये चार जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मेन कण हैं अपने परमाणु में, उनसे अपन को वैल्यू ये पूछी जाती है, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन। लगभग न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर लिया जाता है 1.67 × 10⁻27 kg। और अगर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0। न्यूट्रॉन जो है वो आपका आवेश रहित कण है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक रिलेटेड पूछा जाता है एल्फा कण से। देखो, एक आपका एल्फा कण है वो हीलियम का एक नाभिक होता है 2 हीलियम 4, ठीक है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से हम इसकी चार्ज और द्रव्यमान का जो मान है वो डायरेक्ट अपन याद नहीं रखेंगे। यहाँ से अगर मैं इसका देखूं तो 2 है वो इसका बताता है परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब जो एल्फा कण का जो चार्ज है वो 2 गुना होता है चार्ज किससे? प्रोटॉन से। एल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसको 2 से गुणा कर दो तो किसका आवेश आ जाएगा? एल्फा कण का। और जो एल्फा कण का जो द्रव्यमान है मास ऑफ एल्फा वो होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन एल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो 4 कणों के बारे में अपन ने बात की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक है आपका एल्फा कण। इन चारों कणों के आवेश कितने होते हैं और इन चारों कणों का द्रव्यमान कितना होता है, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। वैसे फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 1.67 10 की घात माइनस 27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, वैल्यू यही लिखते हैं। अगर पूछा जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा भारी होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है, माइनर सा, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, और एल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना होता है, और एल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के आवेश से प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमने कण के बारे में बात कर ली। जो भी अपने इसके जो प्रश्न सोल्व करेंगे तो उन प्रश्नों में ये जो वैल्यू है ये हमको याद रखनी होती है, या इन वैल्यू की अपन को ज़रूरत होती है। तो सभी स्टूडेंट्स इन वैल्यू को ज़रूर ध्यान में रखें। जब भी इनके आवेश या द्रव्यमान की बात हो तो वो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए कि इसका आवेश कितना होता है या इसका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, अब एक किसी वस्तु पर देखो, एक छोटा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड अपना टॉपिक है। ठीक है, कि आवेश की उपस्थिति का पता कौन सी युक्ति से करते हैं। अगर हमें पता करना हो कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, ठीक है, हमें चेक करना हो तो वह हम चेक किस प्रकार से करेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है आवेश की उपस्थिति और प्रकृति का जो अपन पता कर लेते हैं कि कितना आवेश है। और एक दूसरा है, अगर आवेशित है तो वो किस प्रकार से आवेशित है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है। ठीक है, तो आवेश को चेक करने की जो युक्ति है उस युक्ति का जो नाम होता है वो है आपका विद्युतदर्शी। आवेश की उपस्थिति या प्रकृति का जो पता किया जाता है वो पता करने की जो युक्ति है उस युक्ति का नाम है बच्चों विद्युतदर्शी। ठीक है, अब विद्युतदर्शी में देखो क्या होता है, एक कांच का एक जार इस प्रकार से बना होता है, उसको हम यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं ताकि बाहरी से इसका जो संपर्क है वो टूट जाए, मतलब बाहर से कोई आवेश नहीं आए। ठीक है, यहाँ कोई एक निर्वात अपन लगा देते हैं ताकि बाहर का जो कोई भी इफेक्ट है इस पर नहीं पड़े, और यहाँ पर एक धात्विक छड़ लटकाई हुई रहती है, और यहाँ इसके निचले सिरे पर 2 स्वर्ण की पत्तियाँ होती है। ये जो आपकी है ये स्वर्ण पत्तियाँ हैं। धातु की सोने की बनी होती है, स्वर्ण पत्तियाँ हैं, इनका योगदान होता है ये धात्विक छड़ है। ठीक है, जिस भी आवेश से जिस भी पता करना हो, जैसे मान लो इस युक्ति पर अपन को आवेश पता करना है तो इस युक्ति को हम इस डिस्क के संपर्क में करवा देते हैं। ठीक है, तो धात्विक डिस्क है, उसके संपर्क में हम जिस युक्ति को आवेश का पता करना हो कि आवेशित है या नहीं है उसका हम कर देते हैं उसको। अब यहाँ से हमको क्या करना होता है, इन स्वर्ण पत्तियों का फैलाव देखना होता है। ये एक मान के चलो कि थीटा डिग्री पर फैली हुई है, कोई भी एक थीटा की अपन ने वैल्यू ले ली, जैसे 10 डिग्री आ गई। ठीक है, इस युक्ति को मैं संपर्क में करवा देता हूँ आवेशित को। ठीक है, और युक्ति को संपर्क में करवाने के बाद में आपका जो थीटा है वो 10 डिग्री ही रहता है। अगर सोने की पत्तियों के बीच का जो कोण है, मतलब जिस कोण तक वो फैली हुई है, अगर उस कोण में कोई बदलाव नहीं आता है, वो कोण अगर समान रहता है, तो इसका जो मतलब है कि जो आपकी युक्ति है वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। तो जो सोने की पत्तियों का जो फैलाव है वो हमें जानकारी देता है कि जो आपकी युक्ति है वो आवेशित है या युक्ति है वो अनावेशित है। ठीक है, सोने की पत्तियों का फैलाव, इस फैलाव से हमको जानकारी मिलती है। अगर जितना फैलाव पहले था और जिस युक्ति पर आवेश पता करना है उसको हम संपर्क में लाए, संपर्क में लाने के बाद में भी अगर उतना ही फैलाव है, मतलब अगर दोनों युक्तियों का आवेश अगर बराबर बराबर हो, ठीक है, फैलाव इक्वल है पहले और अब, तो इसका मतलब तो है कि आपकी जो युक्ति है वो आवेशित नहीं है। अगर वो फैलाव कम और ज़्यादा होता है तब हमें पता चलता है कि वो आवेशित है। ठीक है, अब अगर कम है कि ज़्यादा है उससे हमको पता चलेगा कि वो वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो धनावेश और ऋणावेश चेक करने के लिए हमें पहले से
इस पर आवेश पता होना चाहिए। मान लो कि जो आपकी विद्युतदर्शी है उसकी जो सोने की पत्तियां हैं उस पर धनात्मक आवेश है, ठीक है। कौन सा आवेश है? धनात्मक। पहले ये अपन को पता है धनात्मक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये धनात्मक है। अगर ये एंगल आपका थीटा एंगल बढ़ता है पहले की तुलना में या फिर कम होता है, हमें देखो आवेशित है कि अनावेशित है ये तो हमें पता चल जाता है पत्तियों के फैलाव से। अगर पत्तियों के कोण में कुछ चेंज आता है तो इसका मतलब वो वस्तु आवेशित है, और अगर कोई चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब वस्तु आवेशित नहीं है। ये तो हमें पता चल गया आवेशित के। अब अगर वस्तु आवेशित नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वस्तु आवेशित है तो वो धनात्मक आवेशित है कि ऋणात्मक आवेशित है, इसके बारे में हमें पता करने के लिए हमें इसको वापस इस विद्युतदर्शी का हमें पहले आवेश पता होना चाहिए कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है विद्युतदर्शी पर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस युक्ति को हम इसके संपर्क में लाते हैं। अगर आवेशित है तो या तो जो कोण है वो पहले की तुलना में बढ़ेगा या जो कोण है वो पहले की तुलना में कम होगा। मतलब या तो जो सोने की पत्तियां हैं उनमें जो फैलाव जितना था उसकी तुलना में और फैलाव बढ़ेगा, या जो फैलाव है उसकी तुलना में कम होगा। अगर फैलाव बढ़ता है तो इसका मतलब है जो आवेश है वो आपका समान प्रकृति का है, समान। और अगर एंगल कम होता है तो वो जो आवेश है वो है आपका विपरीत प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? विपरीत। अगर सोने की पत्तियों का फैलाव पहले की तुलना में बढ़ता है तो पहले की तुलना में बढ़ने के कारण ये जो आवेश है वो समान है। तो समान है इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर विद्युतदर्शी पहले से प्लस की आवेशित थी तो ये जो युक्ति है वो भी क्या है? प्लस की है, समान। अगर ये माइनस की थी तो युक्ति भी किसकी है? माइनस की है। और एंगल कम होता है तो विपरीत आवेश है। विपरीत का मतलब जैसे क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो युक्ति पर आवेश हो जाएगा माइनस, और अगर ये माइनस है तो युक्ति पर आवेश हो जाएगा प्लस। तो इसके लिए हमको विद्युतदर्शी के आवेश का पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एक शॉर्ट में अपन वापस देखो मैं बताता हूँ, समझो। अगर हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी युक्ति पर आवेश का पता करना हो तो आवेश को पता करने के लिए जो युक्ति है उसका नाम है आपका विद्युतदर्शी, ठीक है। विद्युतदर्शी से हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता कर सकते हैं। उपस्थिति का पता करने के लिए जिस युक्ति पर आवेशित पता करना हो उसको हम विद्युतदर्शी से संपर्क करवा देते हैं। संपर्क करवाने के बाद हम सोने की पत्तियों का फैलाव नोट करते हैं। अगर ये सोने की पत्तियों में कोई फैलाव नहीं आता है, सोने की पत्तियों का फैलाव यथावत बना रहता है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। और अगर वो फैलाव आपका जो है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो वो आवेशित है। आवेशित का कौन सा आवेश है? धनात्मक है, ऋणात्मक है? तो पहले हमें विद्युतदर्शी का आवेश पता होना चाहिए। विद्युतदर्शी का जो भी आवेश है, प्लस है माइनस है, वो हमने नोट कर लिया। वो नोट करने के बाद में अगर सोने की पत्तियों का फैलाव बढ़ता है तो युक्ति पर समान प्रकृति का आवेश है, और अगर वो फैलाव एंगल जो है वो कोण है घटता है तो इसका मतलब वो विपरीत प्रकृति का आवेश है, ठीक है। तो यहाँ इतना पढ़ने के बाद अब हम आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं आवेश के गुणधर्म की, ठीक है, कि आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। आवेश के गुणधर्म, क्या क्या आवेश की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब आवेश के गुणधर्म में हमारे जो पहली जो गुणधर्म है वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग। आवेश की योज्यता क्या कहती है? किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम सारे आवेशों को जो है वो बीजगणितीय योग करके हम टोटल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने एक वस्तु ली, ये एक वस्तु है, उस पर प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 इस प्रकार के
प्लस माइनस Q4 आवेश पड़े हैं, या तो वो प्लस के हैं या वो माइनस के हैं, और आपको कह दिया जाए कि इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ये जो निकाय है इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। तो हम देखो क्या करेंगे, इस निकाय का टोटल आवेश Q निकालने के लिए इस निकाय में जितने आवेश दिए गए हैं उनको चिन्ह समेत हम जोड़ देते हैं। प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और प्लस माइनस Q4। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया कि किसी भी निकाय का इस निकाय का जो टोटल आवेश है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सभी आवेशों को जोड़ दो। जैसे हम अगर इसका एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक आपको ये कह दिया गया कि एक कोई निकाय है उसमें प्लस 1 कूलाम प्लस 6 कूलाम माइनस 2 कूलाम प्लस 8 कूलाम माइनस 4 कूलाम ये आवेश है, और कह दिया कि निकाय का टोटल आवेश दिए गए निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। ये अपना प्रश्न है कि ये एक आपको कोई निकाय दिया गया है और पूछा है कि इस दिए गए निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? गुणधर्म आवेश की योज्यता, और इसके अनुसार किसी भी वस्तु का जो टोटल आवेश है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इसका टोटल निकालने के लिए बीजगणितीय योग कर दिया। Q इज इक्वल टू प्लस 1 कूलाम प्लस 6 कूलाम माइनस 2 कूलाम प्लस 8 कूलाम और माइनस 4 कूलाम। ठीक है, सब आवेशों को जोड़ा, प्लस प्लस को एक जगह कर लेते हैं। देखो प्लस वाले कौन कौन से हैं? एक है 6, एक है 8। माइनस माइनस वालों को एक जगह कर देते हैं। कौन कौन से हैं? 2 और 4। तो प्लस के तो टोटल कितने हो गए? 6, 1 के 7 और 8 कितना हो गया अपना? 15। और माइनस का कितना हो गया? 4 और 2 6। तो 15 में से 6 को माइनस कर दिया तो Q इज इक्वल टू अपना जो चार्ज है वो कितना आ गया? 9 कूलाम। तो ये जो आपको निकाय दे रखा है इस निकाय का कुल आवेश कितना है? 9 कूलाम। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अपन को एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों। कोई सी भी अपन को चार्ज के बारे में कोई सा भी एग्जाम्पल मिल सकता है और कहेगा कि इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उसमें जितने आपको आवेश दिख रहे हैं उन सबको चिन्ह समेत जोड़ दो। प्लस प्लस को अलग जोड़ के रख लो, माइनस वालों को अलग जोड़ दो और फिर प्लस वालों में से उन घटा दो। अगर माइनस वाले आवेश का मान ज़्यादा है तो आपका जो अंतिम आवेश आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा, और अगर प्लस की संख्या वाला चार्ज अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आपका जो आवेश है वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था आवेश का पहला गुणधर्म, जिसको हम नाम देते हैं गुणधर्म को योज्यता। और इसके अनुसार किसी भी निकाय का या जो निकाय का जो टोटल आवेश है, टोटल चार्ज है, वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसके बाद में जो अपना जो दूसरा गुणधर्म है उसका नाम है आवेश की निश्चरता। जो दूसरा जो गुणधर्म है उसका क्या नाम है? आवेश की निश्चरता। ठीक है, आवेश की जो निश्चरता है ये गुणधर्म देखो क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र रहता है। निर्देश तंत्र जो है उस पर निर्भर नहीं करता है भाई। निर्भर नहीं, कि किसी भी वस्तु है उसका जो आवेश है वो निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होने का मतलब है कि आप उसको किसी भी बिंदु से देखो। अगर किसी वस्तु पर आवेश 2 कूलाम है प्लस का, तो आप उसको किसी भी बिंदु से देखो, किसी भी पोजीशन से देखो, आप गति करते हुए देखो, आप विराम में देखो, किसी भी देखो, उस पर जो आवेश है वो 2 कूलाम ही रहेगा, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र है, मतलब जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर
नहीं करता है। किसी भी वस्तु पर आवेश की निश्चरता से इसे याद रखो कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान है वो उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी कंडीशन में उस वेग पर वो निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि किसी वस्तु पर आवेश +5 कूलाम है और वो वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लग जाए, तो अब उस वस्तु पर वेग कितना होगा? तो अपना आंसर होगा कि अब भी उस वस्तु पर जो वेग आवेश है वो प्लस का 5 कूलाम ही होगा। क्यों? क्योंकि जो किसी भी वस्तु पर आवेश का मान है वो उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता ही नहीं है, चाहे वो वस्तु विरामावस्था में हो, चाहे वो गतिशील अवस्था में हो, चाहे किसी भी वेग से गतिशील हो, उस वस्तु पर जो आवेश का जो मान है वो पहले जितना था उतना ही सेम रहता है। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान है वो उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, परंतु किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये एक आइंस्टीन के अनुसार जो द्रव्यमान है वो क्या कर रहा है बच्चों? वेग पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान क्या करता है? वेग पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, और वेग पर निर्भर किस प्रकार से करता है? m जो द्रव्यमान है m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, और वेग के साथ इस समीकरण द्वारा वो चेंज होता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर वेग का मान उस वस्तु का बढ़ता है तो द्रव्यमान भी बढ़ता है, यह ध्यान रखो। अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वेग बढ़ने के कारण उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ता है, और किस रूप से बढ़ता है? ये एक समीकरण है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। इसके अनुसार जो वस्तु है उसका जो वेग है वो जो द्रव्यमान है वो चेंज होता है। एक टॉपिक है विशिष्ट आवेश। जो टॉपिक है अपना उसका जो नाम है भाई विशिष्ट आवेश नाम है, वो देखो। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। इस विशिष्ट आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश बट्टा द्रव्यमान। मतलब जो आपका विशिष्ट आवेश है वो उस वस्तु के आवेश पर भी डिपेंड करता है और द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है, दोनों पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला हो गया आवेश बटा द्रव्यमान। अब अगर मैं विशिष्ट आवेश जो है आवेश पर भी डिपेंड करता है और मास पर भी डिपेंड करता है, मतलब आवेश और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर कर रहा है। अगर ये दोनों पर निर्भर कर रहा है तो अब मैं इसकी बात करता हूँ कि वेग पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। जो आवेश है ये तो आपका वेग पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर कर रहा था, और विशिष्ट आवेश इन दोनों पर करता। तो चलो आवेश तो जो है वो तो द्रव्यमान पर वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान के वेग पर निर्भर करने के कारण जो विशिष्ट आवेश है ये भी क्या होता है? वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर। ठीक है, जो आपका विशिष्ट आवेश है ये भी क्या करेगा? वेग पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, और जो विशिष्ट आवेश है वो भी वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर क्यों करता है? क्योंकि विशिष्ट आवेश से द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस द्रव्यमान पर निर्भर करने के कारण विशिष्ट जो आवेश है वो भी वेग पर निर्भर करता है। अब आगे का जो तीसरा जो गुणधर्म है हम उसकी बात करते हैं, वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। तीसरा जो गुणधर्म है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण, कि किसी भी वस्तु पर जो है वो कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, वस्तु का जो टोटल आवेश है किसी का वो हमेशा निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश, जैसे सेम है अपने बच्चों पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम,
क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है अपना जो विश्व है उसकी जो टोटल जो ऊर्जा है वो क्या रहती है, नियत रहती है। बस ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ऊर्जा स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है, या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये अपन कहते हैं। आवेश में भी संरक्षण का नियम क्या है कि जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। बस आवेश को क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इसका जैसे हम अगर बात करते हैं, जो हमने पढ़ी थी बच्चों कल के वीडियो में, एक घर्षण प्रक्रिया है। घर्षण प्रक्रिया में हम एक जो कांच की जो छड़ है उसको हम रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से, ठीक है। ये तो हो गया घर्षण से पहले, और अब है घर्षण के बाद, ठीक है। एक निकाय है, उस निकाय में एक हमने लिया है आपका कांच की छड़ और दूसरी ली है बच्चों हमने रेशम का कपड़ा, ठीक है। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा घर्षण से पहले दोनों ही उदासीन थे, मतलब इसका जो Q1 जो चार्ज था वो 0 था, रेशम का कपड़ा का जो चार्ज है वो भी 0 था। हमको दोनों उदासीन थे, और उससे अपन ने आवेशन की विधि में पढ़ा था कि हमें इन वस्तुओं को आवेशित करना है। तो इसका जो कांच है, कांच का भी आवेश 0 है, रेशम का कपड़ा है, रेशम के कपड़े का भी आवेश 0 है। तो अगर मैं टोटल चार्ज जोड़ूं कि क्यों, तो क्यों इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। अभी हमने पढ़ा था आवेश की योज्यता, टोटल चार्ज निकालने के लिए सब आवेशों को जोड़ दिया जाता है। तो इसको मैंने अगर जोड़ा तो क्यों इज इक्वल टू क्या आया अपना 0 प्लस 0। तो क्यों इज इक्वल टू टोटल चार्ज भी अभी भी कितना है, 0। तो घर्षण से पहले, घर्षण की प्रक्रिया से पहले निकाय का जो कुल आवेश है वो कितना है बच्चों, 0। अब घर्षण की प्रक्रिया हुई, घर्षण की प्रक्रिया होने के बाद में हमने पढ़ा था कि दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का आवेश आता है, और साथ साथ में जो आवेश की प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। तो मान लेते हैं कि Q1 जो आपका कांच की छड़ है वो धनावेशित हो गई, प्लस का 2 कूलाम, रेशम का कपड़ा हो गया ऋणावेशित माइनस का 2 कूलाम। अब कुल आवेश निकालने के लिए हमने दोनों को जोड़ा बच्चों, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 और Q2 का हमें जोड़ना है, तो Q1 की वैल्यू है प्लस का 2, Q2 की वैल्यू है माइनस का 2, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। तो यहाँ से अपना ये प्रूफ हो गया कि जो आवेश है वो संरक्षित रहता है, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। तो हमने एक उदाहरण लिया कि घर्षण की प्रक्रिया से पहले जब मैंने दोनों का कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का जो आवेश है वो जोड़ा तो दोनों का आवेश टोटल कितना आया, 0। और 0 आने के बाद में अब अगर घर्षण की प्रक्रिया की हमने बाद में देखा तो प्लस का 2 कूलाम माइनस का 2 कूलाम, तो दोनों को अगर हमने वापस से जोड़ा तो अब भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो घर्षण की प्रक्रिया से पहले भी आवेश 0 था, अब भी 0 है। इसका मतलब है जो टोटल जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अगर हम कोई सी भी एक अभिक्रिया देखें बच्चों, ठीक है, अभिक्रिया है जैसे एक आपका 92 यूरेनियम 238 है, ठीक है। इसका विखंडन हुआ, तो विखंडन होने के बाद में ये एक तो टूट गया 90 थोरियम 234 और 2 हीलियम 4। ये परमाणु की प्रतीक है। नीचे जो वाली संख्या है वो परमाणु क्रमांक को बताती है, ऊपर वाली जो संख्या है जो द्रव्यमान संख्या को बताती है, ये वाली ऊपर, ठीक है। अगर मैं अभिक्रिया से पहले देखूं तो अभिक्रिया से पहले इसका जो परमाणु क्रमांक है 92 है, तो मतलब परमाणु क्रमांक 92 होने का मतलब इसमें टोटल प्रोटॉनों की संख्या 92 है। तो आवेश निकालने के लिए इसको एक प्रोटॉन के आवेश से गुणा कर दिया, मतलब E से गुणा कर दिया। तो अभिक्रिया से पहले जो आपके जो टोटल जो चार्ज था वो था 92 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, मतलब 92 E। और अभिक्रिया के बाद में जब मैं आवेश को जोड़ता हूँ तो अब टोटल चार्ज में देखो यहाँ कितने हैं, 90 E, और ये कितने हैं, 2 E। दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो 90 और 2 E वापस अब भी आवेश जो है वो कितना हो गया, 92 E। तो अभिक्रिया से पहले भी आवेश 92 E था, अभिक्रिया के बाद में भी आवेश कितना है, 92
ई है। तो इसका जो मतलब है कि जो कुल आवेश है वो क्या रहता है, बताओ बच्चों, नियत रहता है। ठीक है, ये अपना तीसरा गुणधर्म हो गया विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, अब अपना जो चौथा है वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अपना जो चौथा टॉपिक है वो हो गया अपना विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब इसे विद्युत आवेश के क्वांटीकरण में ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या कहा जाता है कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस एन ई। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है अगर उसका निकालें, वो कुल आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका पूर्ण गुणज होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणा होगा, पूर्ण संख्या में होगा, या तो उसको 2 से गुणा करो, 5 से करो, 10 से करो, 20 से करो, 50 से करो। तो इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और यहाँ से किसी भी वस्तु पर जो मिनिमम आवेश है वो हो सकता है 1.6 एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। किसी भी वस्तु पर जो टोटल चार्ज है वो हो सकता है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश पूर्ण गुणज। ये होता है मिनिमम चार्ज। जैसे इसको हमने कहा था कि फ्रैंकलिन आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो है फ्रैंकलिन। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान अगर पूछा जाए कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो न्यूनतम मान है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक न्यूनतम मान को कहते हैं आवेश का क्वांटा या क्वांटम। कहते हैं कि आवेश के क्वांटा का मान लिखिए कि आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है। तो आवेश के क्वांटा का मान मतलब हो गया, क्वांटा का मतलब उससे भौतिक राशि का न्यूनतम मान। कौन सी भौतिक राशि है, आवेश। तो आवेश का क्वांटा पूछने का मतलब है बच्चों कि आवेश का हमें न्यूनतम मान पूछा गया है। और आवेश का जो न्यूनतम मान है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से हमें ये एक प्रश्न है अपना जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने का प्रश्न है कि आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। उसके बाद में अगर मैं इसके एक दूसरी अपन ये बात कर रहे हैं कि जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा बच्चों, पूर्ण गुणज होगा। किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आवेशित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ता है। या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना पड़ता है। अब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम और ज़्यादा, ठीक है, वो अगर हो रही है तो वो पूर्ण संख्या में होगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये n है, इस n की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। इस प्रकार एक पूर्ण संख्या होगी। कभी भी n की वैल्यू नहीं हो सकती है 1/2, 3/4, 5/7। हमेशा n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। कभी भी बट्टे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, कभी भी पॉइंट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक प्रश्न जो पूछा जाने का जो प्रश्न है वो एक और इस प्रकार से देखो पूछा जाता है। आपको कोई भी एक वैल्यू दे देगा, कहेगा कि क्या किसी वस्तु पर 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश संभव है कि नहीं है। किसी भी जो वस्तु पर जो आवेश का जो मान है वो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये जो आवेश है वो संभव है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी मान प्रश्न में दिया जाए, जो भी मान प्रश्न में दिया जाए उस मान में हमेशा आप 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग कर दिया करो बच्चों। ठीक है, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका जो भी आपको पूछा जा रहा है कि ये आवेश संभव है या नहीं है, तो जो संभव है या नहीं है वो निकालने के लिए आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग कर देना है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का अगर आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 से ये 19 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 19 से अगर 19 कैंसिल हो गया
ये क्या बच गया बताओ बच्चों, 3.2 बट्टे में 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या बच गया अपना 32 बट्टे में 16। तो 32 बट्टे में 16 आया तो 16 दूनी कितना आ गया बच्चों, 32। ठीक है, तो अपना जो एक संख्या कितनी आई, 2 आई। जो लास्ट में आपका आंसर आता है, अगर वो पूर्ण संख्या में आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 8 9 15 20, अगर ऐसे एक पूरी एक संख्या मिल रही है तो इसका मतलब ये आवेश जो है वो बच्चों संभव है। क्या है, संभव है। और अगर आपके आवेश में अगर आपका ये आ जाता 0.32 या 1.37, कोई भी अगर एक पॉइंट में संख्या आती है या आपकी डिवाइडेशन के बट्टे वाली भाग में जो संख्या आती है, अगर वो आती है तो आवेश का जो मान है वो संभव नहीं होता है। अगर ऐसी संख्या आती है तो वो आवेश संभव नहीं है। और अगर भाग देने पर आपको अगर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होने का मतलब है कि जो ये आवेश है वो बच्चों संभव है। तो एक तो अगर यहाँ से अगर क्वांटीकरण से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। अगर ये पूरा नहीं पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि आवेश के क्वांटा का मान लिखिए। तो न्यूनतम आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है बच्चों, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, या अगर ये इसका जो मात्रक है वो क्या है, फ्रैंकलिन है। एक इसके बाद में अगर ये पूछ लिया गया जो आवेश का जो मात्रक है सबसे छोटा जो क्वांटा फ्रैंकलिन कहते हैं, इसकी वैल्यू है। चाहे क्वांटा पूछा जाए चाहे न्यूनतम आवेश पूछा जाए, एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कोई भी एक आपको आवेश का मान दे देगा और पूछेगा कि क्या ये जो आवेश है वो उस वस्तु पर संभव है कि नहीं है। तो संभव है या नहीं है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 गुणा जो दी गई संख्या उसमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद में अगर आपको एक पूर्ण संख्या मिल रही है तब तो वो आवेश संभव है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है तब तो वो आवेश संभव है नहीं है। तो आप इस प्रकार से बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका जो एक अगला टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम। ठीक है, उस कूलाम के नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो क्या है, हमने जो पढ़ा था कि जब कोई दो वस्तु है, अगर दोनों वस्तु आवेशित है, आवेश है दोनों पर उपस्थित, अगर दो वस्तुओं पर अगर आवेश उपस्थित है, इस पर भी आवेश है इस पर भी आवेश है, अगर कोई भी दो वस्तु है अगर उन दोनों पर आवेश संभव हो रहा है या दोनों पर आवेश है, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल आरोपित करती है। जो दोनों वस्तुएं हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे पर बल आरोपित करती है। और वो बल का जो है वो दो प्रकार का बल लगता है बच्चों, वो हमने कल आपको पहले भी बताया था। वो दो बल कौन कौन से हैं, या तो बल लगता है बच्चों प्रतिकर्षण का, या जो बल है वो लगता है आपका आकर्षण का। दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो होता है प्रतिकर्षण, एक होता है आकर्षण। अगर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश है, कौन सी प्रकृति का, समान प्रकृति का आवेश है, तो कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो कौन सा बल लगता है, आकर्षण। तो दो वस्तुएं अगर दोनों आवेशित हैं तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं। ठीक है, वो बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का है या आकर्षण का है, वो हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि किस प्रकार से वो बल हम निकालते हैं कि दोनों पर आवेश कैसा है, समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण है, विपरीत प्रकृति आकर्षण है। लेकिन ये हमें पता चल गया कि बल दो प्रकार के हैं बच्चों, प्रतिकर्षण या आकर्षण। लेकिन इससे हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल रही है कि वो बल का जो परिमाण कितना है, कि वो कितनी मात्रा में बल लग रहा है, वो अधिक मात्रा में लग रहा है, कम मात्रा में लग रहा है। जैसे बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने बल के बारे में बताया था, तो उसके समान में हम बल के मात्रक को कहते हैं न्यूटन। तो कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये हमें पता चल गया कि प्रतिकर्षण है मतलब दूर भेज रहा है उस वस्तु को, आकर्षण में है इसका मतलब अपने पास खींचेगा, प्रतिकर्षण मतलब दूर फेंकेगा। लेकिन कितनी दूर फेंकेगा, कितनी जोर से फेंकेगा, कितनी तेजी से वो अपने पास खींचेगा, मतलब उसका परिमाण कितना है, वो कितना ज़्यादा बल लग रहा है या कितना कम लग रहा है, वो बताने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई दो वस्तु है,
उन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश है Q1 और Q2, दो वस्तु है, दोनों पर आवेश का जो मान है वो है Q1 और Q2, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। देखो कैसे, दो वस्तु ली, ठीक है, दोनों वस्तुओं का आवेश है, इसका जो आवेश है वो Q1 है, इसका जो आवेश है वो Q2 है, और जो दोनों है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, R है, ठीक है। Q1 और Q2 है और बीच की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, R। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, Q1 और Q2 है और बीच की दूरी है R, तो न्यूटन ने क्या किया, एक लेब में Q1 और Q2 को मान को चेंज करता गया और दोनों के बीच में बल को देखता गया कि इतना मान किया तो इतना बल लग रहा है, इतना मान किया तो इतना बल लग रहा है, दोनों को चेंज करके देखा। फिर दोनों के बीच की दूरी को चेंज करके देखा कि जब मैं दूरी को चेंज कर रहा हूँ तो बल का जो मान है वो कितना चेंज हो रहा है। तो इनको जब चेंज करने के बाद में ये देखा तो इसको ये पता चला कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। F जो है वो समानुपाती होता है Q1 गुणा Q2 के, और जो दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला जो बल है वो होता है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो कूलाम के अनुसार जो फोर्स लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों समीकरणों को मैं एक साथ लिख दूं तो देखो Q1 गुणा Q2 और 1/r², तो गुणा में बट्टे में आ गया r²। दोनों समीकरणों को मैंने एक साथ लिखा तो क्या बन गई समीकरण, F समानुपाती Q1 गुणा Q2 और बट्टे में क्या आ गया अपना r², ठीक है। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, F = K Q1 Q2 बट्टे r²। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला बनता है जिससे हम प्रश्न सोल्व करते हैं बच्चों। कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब जब भी हम बच्चों प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें इनका जो मान है वो याद रखना है। देखो किस प्रकार से अपन याद रखेंगे, देखो बच्चों, जो ये आपका K है, इस K का जो मान है वो फिक्स होता है 9 × 10⁹, ठीक है। अब आगे मात्रक की हम बात करेंगे, अभी आपको निकालना सिखाएंगे कि K का मात्रक हम किस प्रकार निकालते हैं। और जो K है ये माध्यम पर निर्भर करता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और ये जो ε0 है इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। तो ये अपना जो मान है इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो K की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹, ε0 की वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और अगर इसकी मात्रक की अगर हम बात कर लेते हैं कि K का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन गुणा मीटर² बटे कूलाम², और ε0 का जो मात्रक है वो होता है इसका उल्टा कूलाम² बटे में न्यूटन गुणा मीटर², ठीक है। तो ये अपने कूलाम के नियम का फॉर्मूला है जो बल को बताता है कि कितना बल लग रहा है, F = K Q1 Q2 बटे r², और ये K का जो मान है और ये होता है आपका ε0 का मान, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी देंगे। कल हम इस कूलाम के नियम की चर्चा करेंगे कि मात्रक को हमने कैसे निकाला है, बेसिक जानकारी मात्रक और विमा की आपको देंगे। इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के हमको वैल्यू निकालनी है, तो वो सारे हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कल हम इस अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गुड लक।